पढ़ेंगे अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश और काव्यांश एक ही है, अर्थात ऐसी कविता जो आपने नहीं पढ़ी हो। पर इसका तात्पर्य ये है कि जब आप अभी पढ़ रहे हैं, जिस भी कक्षा में आप अभी हैं, उस पाठ्यक्रम में वो कविता शामिल नहीं है। हो सकता है पिछली कक्षा में आपने वो कविता पढ़ी हो या आपने कहीं अन्यत्र किसी बुक में वो कविता पढ़ी हो। ठीक है, तो अब जब हम काव्यांश में से प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। बच्चों, आप लोग कुछ गलतियां करते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले आपको क्या करना है, काव्यांश को बार बार पढ़कर उसका अर्थ व भाव समझ लें। जो आपकी कविता का अंश आया है उसे बार बार पढ़ें, क्योंकि जब तक आपको कविता का अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसके प्रश्नों के उत्तर अच्छे से नहीं लिख सकेंगे। प्रश्नों का उत्तर काव्य पंक्तियों में कदापि न दें। बच्चे क्या करते हैं कि जो कविता में पंक्तियां उनको लगता है कि यहाँ से है तो पूरी 2-3 पंक्तियां उतार देते हैं। ऐसा ही आप लोग गद्य में भी करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। काव्य की लाइनें ऐसे की ऐसे आपके उत्तर में नहीं आनी चाहिए, आपको उसका भाव लिखना है। किंतु कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि जो आपका अर्थ दे दिया जाता है कि इस अर्थ का भाव किन पंक्तियों में प्रकट हुआ है, तब ही आप कविता की वो पंक्तियां लिख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर सरल, स्पष्ट एवं व्यवस्थित वाक्यों में होने चाहिए, क्योंकि कविता जो होती है वह अपनी तुकबंदी के आधार पर होती है, छंदों के आधार पर होती है, मात्राओं के आधार पर होती है। लेकिन जब हम उत्तर लिखते हैं तो हमें वाक्य में उत्तर लिखने होते हैं, और वाक्य में हमेशा कर्ता, कर्म, क्रिया आती है, क्रिया अंत में आती है। तो आपको जब उत्तर लिखें आप तो सरल भाषा हो और आपका वाक्य व्यवस्थित हो, मतलब जो वाक्य का क्रम है कि हमेशा क्रिया वाक्य के अंत में आती है, तो आपको वैसा ही करना है। परंतु उनका आशय कविता से भिन्न न हो। हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम उत्तर लिखें तो जो कविता में लाइनें आई है उसके आधार पर जो उत्तर हो रहा है, बन रहा है, वही आपको लिखना है। आपको कविता से बाहर जाकर, उसके अर्थ से बाहर जाकर आपको उत्तर नहीं लिखने हैं। अब इसके उदाहरण के लिए एक कविता उदाहरण के रूप में मैं आपको करवाती हूँ। देखिए कविता। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो इस कविता में अगर आपको एक बार भी समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा पढ़ें। पढ़ने के बाद आप इसका अर्थ बनाने की कोशिश करें। अब मैं इसमें से आपको प्रश्न पूछती हूँ। देखिए बच्चों, प्रश्न है कि ऊंचा बनने की प्रेरणा कौन दे रहा है। अब देखो यहाँ पर पहली लाइन में आया है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो आपका आंसर है कि कौन दे रहा है, यानी पर्वत दे रहा है। अब आपका वन वर्ड का आंसर है, आपको तो सीधा पर्वत लिखना है। यही आपका एक पंक्ति में लिखना है, एक वाक्य में लिखना है, तो आप लिखोगे कि पर्वत ऊंचे उठने की प्रेरणा देता है। अब यही बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे पूरी लाइन लिख देंगे यहाँ से, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। यह आपका आंसर रॉन्ग है। आपको इस कैसे लिखना है कि पर्वत हमें ऊंचे उठने की प्रेरणा देता है। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है आपका, पृथ्वी क्या कहती है। अब देखिए पृथ्वी क्या कहती है, तो बच्चे क्या करेंगे, पृथ्वी कहती, यहाँ से लेकर धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, पूरा ये लाइन उठाकर उसमें लिख देंगे। बच्चों यहाँ आपको 0 नंबर मिलने वाला है। आपको क्या करना है, पृथ्वी क्या कहती है, तो पृथ्वी कहती है धैर्य, पृथ्वी हमें धैर्य नहीं छोड़ने के लिए कहती है। ठीक है। अगर वन वर्ड का आंसर है, मतलब शॉर्ट में लिखना है, धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी क्या कहती है, धैर्य न छोड़ो, आंसर इतना ही है। वन लाइन में है तो पृथ्वी धैर्य न छोड़ने के लिए कहती है। यही आंसर
आपका 2 मार्क्स का आ गया। तो आपको इसको कैसे लिखना है कि पृथ्वी हमें कहती है कि चाहे हमारे सिर पर कितना ही भार हो, अर्थात हमें कितनी ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हो, कितने ही कर्तव्य निभाने पड़ रहे हो, लेकिन हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सागर क्या सीख देता है। अब प्रश्न के अनुसार सागर क्या सीख देता है, तो अब देखिए आंसर क्या है इसमें। सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ, तो मन में गहराई लाने की सीख देता है सागर। आंसर कैसे लिखोगे, सागर मन में गहराई लाने की सीख देता है। इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर लिखें। अगला प्रश्न है, सारा संसार किस प्रकार ढका जा सकता है। तो देखो नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो सारे संसार को यहाँ पर फैलने से मतलब क्या है, अब आपको मतलब लगाना है। फैलने का अर्थ है प्रसिद्धि पाना, यश फैलाना, यानी आपका यश इतना होगा तो लोग आपको जानते होंगे, आप प्रसिद्ध होंगे तो सभी आपको पहचानते होंगे। तो यहाँ आप इसका अर्थ खुद लगाएंगे, फिर लिखेंगे कि नभ कहता है कि अपनी प्रसिद्धि फैलाकर, अपना यश फैलाकर, आपको नभ फैलाकर सारा संसार आप ढक सकते हो। ठीक है। अब इसी तरह से मैंने कहा इस प्रश्न का, इसका जो काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। बच्चों शीर्षक लिखने के लिए जरूर आता है और ये बहुत इजी प्रश्न होता है जिसको बच्चे छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, कविता पढ़नी है। कविता को पढ़ने के बाद आप उसमें देखना है कि मुख्य रूप से क्या बताया गया है, जो उसका भाव है वही आप शीर्षक के रूप में लिखते हैं। शीर्षक कभी भी बहुत लंबा या बहुत बड़ा नहीं होता है, 2 या 3 शब्दों का ही शीर्षक लिखा जाना चाहिए। अब इसमें देखिए सब चीजें जो सीख दे रही है वो कौन सी है, प्राकृतिक चीजें हैं, तो आप इसका शीर्षक लिख सकते हो प्रकृति से सीख। ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं।